नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कला के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो लगभग हर किसी के काम आती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इससे घबराते हैं। और वो है लिखने की कला, यानी राइटिंग प्रोसेस। एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक मिथ है कि बेहतरीन लेखक तो बस पैदा होते हैं और उन्हें लिखने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज हम इस चर्चा में इस बात को पूरी तरह से गलत साबित करेंगे और राइटिंग के सच को बारीकी से समझेंगे। चलिए जल्दी से इस रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। आज हम लेखन के भ्रम दूर करने से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे असली प्रक्रिया क्या है, विषय और उद्देश्य कैसे तय करें, विचार कैसे इकट्ठा करें, अपने पाठक को कैसे जानें और आखिर में एक बेहतरीन वर्किंग थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाएं। एक तरह से सोचिए तो ये शब्दों से एक घर बनाने का पूरा नक्शा है। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, डिस्पेलिंग राइटिंग मिथ्स, द इनेट एबिलिटी फैलेसी, यानी जन्मजात क्षमता के भ्रम को दूर करना। अक्सर ये मान लिया जाता है कि अच्छा लिखना बिना दिमाग लगाए बस नेचुरली आना चाहिए। लोग सोचते हैं कि पहला ड्राफ्ट एफर्टलेसली बन जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई क्या है? असलियत इसके बिल्कुल उलट है। रिसर्च ने साबित किया है कि दुनिया के सभी बेहतरीन लेखकों को अपनी कला पर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लिखना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक ऐसी स्किल है जिसे वक्त और मेहनत देकर लगातार सीखा जाता है। अब आते हैं भाग 2 पर, द रियल राइटिंग प्रोसेस, द नॉन लीनियर लूप। आखिर अनुभवी लेखक दरअसल करते क्या हैं? या खुद को तसल्ली देने वाली बात यह है कि पहला ड्राफ्ट हमेशा कच्चा यानी रफ होने के लिए ही बनता है। ये जो स्टेप्स हैं, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग, ये कोई सीधी रेखा नहीं है जिसमें आप एक के बाद एक आगे बढ़ते जाएं। ये एक नॉन लीनियर रिकर्सिव लूप है। जैसे जैसे नए विचार आते हैं, लेखक वापस पिछले स्टेप्स पर लौटते हैं, चीज़ों को बदलते हैं और नई जानकारी जोड़ते हैं। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक भी वाक्य कागज पर उतारने से पहले एक अनुभवी लेखक बेहिसाब वक्त सिर्फ योजना बनाने और विषय पर गहराई से सोचने में लगाता है। सच कहें तो थिंकिंग और रीथिंकिंग ही इस पूरे क्राफ्ट का मुख्य आधार है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट एंड पर्पस, द फाउंडेशन। ये किसी भी लेख की मजबूत नींव है। किसी भी नए लेख की सच्ची शुरुआत दरअसल इन 3 बुनियादी सवालों से होती है। ये लेख क्यों लिखा जा रहा है, पढ़ने वाला कौन है और इसके लिए जानकारी कहाँ से आएगी? इन सवालों के जवाब से एक निश्चित लक्ष्य तय होता है। एक बार लक्ष्य तय हो गया तो वो एक जबरदस्त फिल्टर का काम करता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ही इकट्ठी की जाती है और फितूर की बातें छूट जाती हैं। और ये कोट इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। जरा सोचिए, अगर सफ़र की मंजिल मालूम हो तभी तो सही रास्ता और तैयारी की जा सकती है ना? बिल्कुल वैसे ही एक साफ पर्पस स्टेटमेंट उस मंजिल की तरह काम करता है, जो बताता है कि लेख के आखिर तक पहुंचने के लिए कौन कौन से कदम उठाने जरूरी हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, गैदरिंग एंड मैपिंग आइडियाज, फ्रेमिंग द हाउस। जब मंजिल तय हो जाए तब बारी आती है कच्चा माल इकट्ठा करने की। ये बिल्कुल किसी इमारत का फ्रेमवर्क खड़ा करने जैसा है। ज्यादातर लोग किसी पॉइंट को साबित करने के लिए बस 5 से 7 फैक्ट्स जमा करते हैं और वहीं रुक जाते हैं। लेकिन सोचकर देखिए, अगर 10 से 15 फैक्ट्स इकट्ठा किए जाएं तो लेखक के पास चुनने के लिए कितने सारे बेहतर विकल्प होंगे। इससे न सिर्फ छूटने वाली जानकारियों की भरपाई होती है, बल्कि पढ़ने वाले के किसी भी क्रॉस क्वेश्चन का पहले ही जवाब मिल जाता है। रॉ आइडियाज़ को तेज़ी से कैप्चर करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, जैसे मटेरियल पढ़ते वक्त अलग अलग रंग के हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करना, लगातार रनिंग नोट्स लेते रहना और फास्ट पेस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। इस दौर में विचारों की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ आइडियाज़ को जल्दी से जल्दी पकड़ना ही मुख्य लक्ष्य होता है। फैसला बाद में होगा। और उन विचारों को सिर्फ लीनियर नोट्स में लिखने के बजाय उन्हें इस तरह एक इशू ट्री या माइंड मैप के जरिए विजुअली मैप करके देखिए। नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। विजुअल मैपिंग से क्लियर हो जाता है कि कौन सा आइडिया मुख्य है और कौन सा उसके नीचे आता है। ये हायरार्की को एकदम साफ कर देता है। ढांचे के बाद हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, नोइंग द टारगेट रीडर। आखिर ये किसके लिए है? इस रैपिड फायर चेकलिस्ट पर ध्यान दीजिए। पढ़ने वाले के बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्या उन्हें इस विषय की पहले से गहरी जानकारी है? अगर हाँ, तो टेक्निकल जार्गन चलेगा, वरना भाषा आसान होनी चाहिए। उन्हें क्या बैकग्राउंड चाहिए, वो पढ़कर क्या एक्शन लेंगे और उनका एटीट्यूड कैसा है,
ये सब जानने से फायदा ये होता है कि वही बातें बार बार दोहराने से बचा जा सकता है जो उन्हें पहले से पता है, और हम बेहद सटीक शब्दों का चुनाव कर पाते हैं। और अब आखिर में भाग 6, द वर्किंग थीसिस स्टेटमेंट, द लॉन्च पैड, इन सभी तैयारियों का सबसे अहम नतीजा। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्टेटमेंट देखने में भले ही एक आम वाकया लगे, लेकिन असल में ये पूरे राइटिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा कंपस है। ये क्लियर करता है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट का मेन पॉइंट क्या है। एक बार ये स्टेटमेंट लॉक हो जाए तो लेख का हर एक शब्द इसी मेन पॉइंट को मजबूती देने का काम करता है। चलिए इसे इस उदाहरण से सटीक तरीके से समझते हैं। यूनिवर्सिटी को आधुनिक तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल स्मार्ट बोर्ड्स की जरूरत है। ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, एक दावा है। एक बेहतरीन थीसिस ऐसी ही होती है जो पढ़ते ही साफ कर देती है कि आगे क्या बहस होने वाली है और क्या प्रमाण दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, इस थीसिस के आगे जो वर्किंग शब्द जुड़ा है वो ऐसे ही नहीं है। इस स्टेटमेंट को पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए, ये केवल एक टूल है। जैसे जैसे लेखक उस रिवाइजिंग लूप में घूमता है और नए विचार सामने आते हैं, ये स्टेटमेंट अपने आप थोड़ा बहुत इवॉल्व होता है और वक्त